नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने पिछले 36 घंटों में अलग अलग जिलों से कुल 1543 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मुख्य रूप से पुराने पेंडिंग वारंटों के आधार पर की गई है ताकि मतदान के दौरान शांति बनी रहे। दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान और नाकेबंदी बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण तय है। साथ ही उन्होंने बंगाल की जनता को पत्र भी लिखा। पत्र में प्रधानमंत्री ने विकसित बंगाल के लिए अपना संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना के बेहाला में रोड शो किया, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नादिया में रोड शो के साथ चुनावी रैली की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के बाजारों में आम लोगों के बीच गई, उनसे सीधा संवाद किया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को राज्यसभा सचिवालय ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस विलय को स्वीकार कर लिया। विलय के बाद राज्यसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या बढ़कर 113 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास अब केवल 3 सांसद बचे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच कारोबारी बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। इस समझौते के तहत शिक्षा, आईटी, पर्यटन और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में रियायतें मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस साल के अंत तक समझौते के मुख्य मसौदे पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने अफरीदी पर उस समय हमला किया जब वो अपने घर के पास मौजूद था। अफरीदी को आतंकी हाफिज सईद का करीबी सहयोगी और संगठन के क्षेत्रीय नेटवर्क का अहम हिस्सा माना जाता था। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47 डिग्री के आसपास और महाराष्ट्र के अकोला में 46 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। बिहार के पटना में लू की चपेट में आने से स्कूल की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून में पहली से 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा में भी स्कूलों का समय बदल दिया गया। डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई है। करीब 34 घंटे बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जारी है। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन दूसरे चरण में एक मुकाबला और चल रहा है। यह मुकाबला है केंद्रीय सुरक्षा बल और बमबाजों के बीच। ध्यान से सुनिए। जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां पर एक के बाद एक बम मिल रहे हैं। जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तब से 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। भांगौर के एक ही घर से 89 बम मिले। एक आम के बगीचे से 9 बम मिले। हावड़ा में 5 बम मिले। कहीं घर से, कहीं आम के बगीचे से तो कहीं जंगल में बारूदी बम ऐसे ही रखे हुए मिल रहे हैं, और ऐसे मिल रहे हैं जैसे झोले में नारियल रखे हैं। आशंका यह है कि इन बमों का प्रयोग चुनाव में होना था, क्योंकि दुर्भाग्य से बम बंगाल के चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है। बंगाल के चुनाव में बमबाजी हर बार होती है। हर चुनाव में बमबाजी जरूरी होती है। यह भयानक सच है। इसलिए अब हम बंगाल के हिंसक बम कल्चर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था, संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर आघात करने की कैसी साजिश हो रही है वो अब हम आपको दिखाते हैं। मेरे दोनों तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो नारियल नहीं है, जिंदा बम हैं। एक दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है जहां पिछले 3 दिन में करीब 100 बम मिल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ हावड़ा के उलूबेरिया इलाके की तस्वीर है जहां सीआरपीएफ की रूट मार्च ड्यूटी के दौरान उत्तर दुरेल इलाके में 4 से 5 बम बरामद हुए। भांगौर के पोलहाट थाना क्षेत्र में आज 5 बम मिले। एक आम के बगीचे में ये बम रखे हुए थे। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने काशीपुर इलाके में 9 बम बरामद किए, वो भी आम के बगीचे में रखे हुए थे।
जिस आम के बगीचे से 9 जिंदा बम मिले हैं वो तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर के पीछे है। इंडियन सेकुलर फ्रंट का कहना है कि दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने के लिए ये बम रखे हुए थे। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मित्रों, शनिवार को भांगोर के ही शानपुकुर के एक घर से 89 जिंदा बम बरामद किए गए थे। वो घर भी तृणमूल कांग्रेस के पंचायत लेवल के नेता मोनिरुल इस्लाम का था। जिस घर में बम मिले वो लंबे समय से बंद था। एनआईए की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बमों को जमा करने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश या आतंकी एंगल है। जी न्यूज के संवाददाता उस घर तक पहुंचे जहां बम रखे हुए थे। आस पड़ोस के लोगों से बात की, लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इस घर को सील किया गया है। इसी घर के अंदर इस बंगाल इलेक्शन के दूसरे फेज से पहले यहाँ पर बम की बरामदगी की गई। पुलिस आया, बोल रहे इस घर में बम है। तो हम बोलो 3-4 साल से घर पड़ा हुआ है, कोई आदमी नहीं रहता है। जिसका घर है वो बाहर रहती है, खिड़कियाँ टूटी हुई है। उसके अंदर से हम लोग उधर गए थे, पुलिस वाले भाग दिया। फिर आके देख रहे हैं जो उसके अंदर बम पड़ा हुआ है। इस्लाम कभी नहीं आती, 4 साल हो गया। तो फिर किसने बम रख दिया, कहाँ से बम आ गया? हम लोग तो नहीं जानते। पुलिस वाला आया है, जो घर खोलो देखना है तो देख लिया, देख रहे हैं उसका अंदर बम है। हम लोग नहीं जानते। टीएमसी का तो कोई लेना देना नहीं है इस घर से? कर्मी है, कर्मी है, टीएमसी कर्मी है। इसमें टीएमसी बम बनाती है जी, और वही विरोधी दल का दबाने के लिए बनाता है। टीएमसी बम बनाती है और विरोधियों को दबाने के लिए बम बनाते हैं। यहाँ पे चुनाव में बम का इस्तेमाल होता है और अब चूंकि बरामदगी हुई है, शुरुआत हो चुकी है जांच की। जांच के बाद और भी कड़ियाँ इससे जुड़ती जाएंगी, क्योंकि पहली बरामदगी दूसरे फेज के चुनाव से पहले होना और इतनी भारी संख्या में होना, लोग भी आसपास के परेशान है कि आखिरकार ये बम आया कहाँ से। सोचिए, बंगाल के मतदाता पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बंगाल के बमबाज चुनाव में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। बम बना रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा, घरों में बम, आम के बगीचे में बम, जंगल में बम, जहां देखिए वहीं से बम निकल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान जहां छापेमारी कर रहे हैं वहीं बम मिल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बम मिलना और फिर उसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आना केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बंगाल का चुनाव रक्त चरित्र के लिए कुख्यात रहा है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 172 हिंसक घटनाएं हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में 230 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में 278 हिंसक घटनाएं हुई। 2023 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा 350 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। ये सारी घटनाएं राजनीतिक वर्चस्व के लिए हुई। इन घटनाओं में बम का इस्तेमाल हुआ। 2021 के चुनाव में बमबाजी की ये तस्वीर आई। दक्षिण 24 परगना में कई जगहों पर जिंदा बम मिले। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरह बमबाजी हुई थी, किस तरह एक दूसरे पर बम फेंके गए थे। आपने खौफनाक तस्वीर देखी। आज की तारीख में देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं, लेकिन बंगाल को छोड़ दें तो शायद ही कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हो। दुर्भाग्यवश ये बम बंगाल की चुनावी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुके हैं। पिछले 5 चुनाव के दौरान कहां और कितने बम और विस्फोटक बरामद हुए, अब वो आंकड़े भी हम आपको दिखा देते हैं। 2016 में चुनाव के दौरान 450 से ज्यादा बम बरामद हुए। बीरभूम, बर्धमान जैसे इलाकों में ज्यादातर बम मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बीरभूम में ही 112 से ज्यादा बम बरामद हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 600 से ज्यादा बमों की बरामदगी हुई। 2023 में एसटीएफ ने 4 दिनों में 1.5 लाख किलो टन विस्फोटक बरामद किया था। जाहिर तौर पर यह विस्फोटक बम बनाने के लिए ही रखा हुआ था। मित्रों, इस बार फिर से चुनाव में बम मिलने लगे हैं। जैसे बोरी में भरकर नारियल रखे रहते हैं, वैसे ही बम मिल रहे हैं। अब तक 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर हिंसा को काबू करना चाहते हैं। यही कारण है कि संदिग्ध घरों की तलाशी ली जा रही है। जंगल, खेत और आम के बगीचे में अब बमों की खोज हो रही है।
हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सेंट्रल फोर्स एक्शन में है और किस तरह से बंगाल चुनाव के दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में बम खोजो अभियान चल रहा है। ये वही भांगौर है जहां पर पिछले 2 से 3-4 दिनों में बड़ी तादाद में जो देसी बम है वो पकड़े गए। आप देखिए इनके हाथ में इंसास राइफल, AK-47 से लैस ये जवान ये चेक करते नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए इनके हाथ में राइफल्स है और वहां पर यहाँ पर ऐसे ही सुबह ये इन्हीं बागानों में बॉम्ब मिले थे। उसके बाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। वोटर डर में ना रहे, भय में ना रहे। ये जो यहाँ का इलेक्शन के बीच में ये जो बॉम्ब कल्चर है, बॉम्ब फोड़कर वोटर को डराने वाला है, उसको खत्म करने के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये CRPF के जवान एक एक बैग थैले को चेक करते नजर आ रहे हैं कि इनमें कहीं छुपाकर कोई बम तो नहीं रखा गया जो इलेक्शन को प्रभावित तो नहीं कर देगा। ये जवान, ये वीर जवान जो देश की आन बान शान के लिए काम करते हैं, वो देखिए ये अंदर देख लीजिए। ये बोरी में कुछ सामान रखा है, ये चेक करते ये नजर आ रहा है। जहां लीड मिलती है वहां ये जवान पहुंच जाते हैं और सर्च करते। ये तस्वीर है सुपर एक्सक्लूसिव, इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसा ही सच्चे लोकतंत्र की नींव है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की नींव पर चुनाव के वक्त हिंसक चोट करने की साजिश बहुत ही पुरानी है। यह राजनीतिक साजिश इतनी महीन है कि बम और बारूद वहां की राजनीतिक संस्कृति में घुल मिल चुके हैं। चुनाव की आहट के बाद जिस तरह से बैनर, पोस्टर और झंडे वालों की मांग बढ़ जाती है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में बम बनाने वाले और उसे फोड़ने वाले बमबाजों की डिमांड भी बढ़ जाती है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में बम और बारूद का चलन नक्सल आंदोलन के बाद बढ़ा। नक्सल आंदोलन के दौरान कच्चे पाइप बम, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। 1969 के चुनाव में पहली बार हिंसा हुई, उसी में बम बारूद का प्रयोग हुआ था। धीरे धीरे यह राजनीतिक सत्ता कब्जा करने और उसे बनाए रखने का सबसे प्रमुख औजार बन गया। आज स्थिति यह है कि देसी बम बंगाल का अवैध कुटीर उद्योग बन चुका है। पश्चिम बंगाल में बमों का जो अवैध कुटीर उद्योग चल रहा है, उसमें अलग अलग तरीके के बम बनाए जाते हैं। उन बमों की अलग अलग मारक क्षमता होती है। एक बेसिक बम होता है, इसे बनाना सबसे आसान होता है और यह सबसे सस्ता होता है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर का इस्तेमाल होता है और इसे जूट के धागे से बांधा जाता है। यह कम तीव्रता वाला बम होता है, डराने धमकाने के लिए अक्सर इसका प्रयोग होता है। दूसरा डिब्बा बम होता है, जो ज्यादा शार्पनेल और घातक होता है। इसे स्टील के डिब्बों में बंद करके रखा जाता है। एक हाजमोला बम भी होता है, जो कांच की छोटी बोतल में भरकर रखा जाता है और इसके फटने से कांच के टुकड़े नुकसान करते हैं। एक होता है पिन बम, यह ग्लिसरीन भरी कांच की शीशी में रखा जाता है, जो छूने भर से फट जाता है। और एक क्रूड या नारियल बम होता है, जो नारियल के खोल में बारूद भरकर बनाया जाता है। यह देसी बमों में सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है और इसी की मांग सबसे ज्यादा होती है। यह 5 से 10 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाता है। यह लोगों को जख्मी भी कर देता है। इस बम से हाथ पैर तक उड़ सकते हैं। भांगौर में जो बम मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा यही नारियल बम है। मित्रों, अभी बंद पड़े घर और आम के बगीचे में ये बम मिल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि बंगाल में कपड़े की दुकानों में भी बम मिल जाते हैं। जंगल के अंदर बम की गुप्त फैक्ट्रियां चलती हैं। संगठित तौर पर जो बम बनाने में लगे हैं, वो बिहार से पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर जैसे रसायन तस्करी करके लाते हैं। कई लोग कोलकाता के पास ही बारूद जुटाते हैं और फिर बम बनाते हैं। डीएनए मित्रों, पुलिस ने भांगौर के चंदेश्वर पुलिस थाना इलाके में सुजुद्दीन मुल्ला को गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने जब सुजुद्दीन के ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां पर 5 देसी बम मिले। धान की भूसी में छिपाकर ये बम रखे गए थे। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इस काम में उसके पिता सईद अली मोल्ला, भाई अब्दुल हलीम मोल्ला और दूसरे लोग भी शामिल हैं। समझिए, पूरा परिवार मिलकर बम की अवैध फैक्ट्री चलाता है। अब तक आपने पॉलिटिकल फैमिली देखी होगी, जिसमें सभी सदस्य नेता होते हैं। फिल्मी फैमिली देखी होगी, जिसमें सभी सदस्य एक्टिंग से जुड़े होते हैं। डॉक्टरों की फैमिली देखी होगी, जिसमें परिवार के लगभग सभी सदस्य डॉक्टर होते हैं। लेकिन यह बंगाल की बम फैमिली है। यहां लगभग सभी सदस्य बम बनाने के काम में जुटे होते हैं। सुजुद्दीन मुल्ला जैसे 1-2 लोग नहीं हैं, बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो अवैध बम फैक्ट्री चलाते हैं। इसमें हजारों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों करोड़ों रुपए का यह कारोबार है।
जो मजदूर है वो अगर कहीं और काम करते हैं तो लगभग 6 से 7 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन बम बनाने से 8 हजार रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। 125 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का एक बम बिकता है। जो बेस बम है वो एक बम 130 रुपए में बिक जाता है, जबकि एक क्रूड बम की कीमत 1000 रुपए तक है। अगर कोई बल्क में 20 बम खरीदता है तो उसे 20,000 रुपए ही देने होते हैं। जो लोग बम की अवैध फैक्ट्री चलाते हैं उनके पास बाकायदा इसका ऑर्डर आता है, ठीक उसी तरह जैसे पोस्टर और झंडे के ऑर्डर दिए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अवैध बम फैक्ट्री चलाने वाली आधी रात को बमों का ऑर्डर लेते हैं, इसे पूरा परिवार और मजदूरों के साथ मिलकर बनाया जाता है और 24 घंटे के अंदर 100 बम बनाकर यानी 100 बम बनाकर तैयार कर दिए जाते हैं। चुनाव के वक्त एक सप्लायर के पास कम से कम 2000 बम बनाने के ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आते ही बम बनकर तैयार हो जाते हैं और यही बम बंगाल के चुनाव का चरित्र बदल देते हैं। पिछले 55 साल से यही होता रहा है। धीरे धीरे ये बम बंगाल चुनाव के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। जो बम फैक्ट्री चलाने में शामिल रहे हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कई राजनीतिक दलों को बम सप्लाई किए हैं। मित्रों, जब से बंगाल में हिंसा वाली राजनीति की शुरुआत हुई तब से 2 ही पार्टी की सरकार बनी। पहले जब 3 दशक तक लेफ्ट की सरकार थी तब भी बंगाल में बम कल्चर था। 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार आई तब भी इस हिंसक संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी बम कल्चर जारी है। आर्म्ड कॉम्प्लिकेट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के अनुसार 2016 से 2026 के बीच जितनी भी चुनावी हिंसाएं हुई, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हम 2016 से 2026 के बीच जितनी भी चुनावी हिंसाएं हुई उसके आंकड़ा दे रहे हैं। 64% घटनाओं में सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी के लोग शामिल थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा की 278 घटनाएं हुई, उनमें से 171 घटनाओं में टीएमसी के लोग शामिल थे। इस बार भी जो बम मिल रहे हैं उनमें से कई आरोपी हैं ऐसे हैं जिनका संबंध तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और इस बार दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा बम मिल रहे हैं। वहां पर 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन 31 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा है। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया है। अजय पाल शर्मा को शिकायत मिली कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान के लोग वोटरों को धमका रहे हैं। उन्होंने जहांगीर खान के समर्थकों से क्या कहा, अब वो सुनिए। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान कहते थे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। इसी में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक और केंद्रीय सुरक्षा बल लगे हुए हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस अजय पाल शर्मा की निष्ठा पर सवाल उठा रही। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बूथ पर ही नहीं सड़क तक पर सीसीटीवी कैमरे लगने वाले। संवेदनशील या अति संवेदनशील मतदान केंद्रों तक जाने वाली सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। करीब 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स के जवान शांतिपूर्ण चुनाव कराने में लगे हुए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम लोगों को निडर होकर वोट डालने की अपील कर रही है। सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर बंगाल पुलिस भी काम कर रही है। आज बंगाल पुलिस को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकाते हुए क्या कहा, अब जरा वो भी सुन लीजिए। अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के, और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। सुना आपने, अपनी ही पुलिस के लिए लोगों के लिए ममता बनर्जी कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है। इसे लोकतंत्र में बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता। कम से कम ममता बनर्जी जैसी वरिष्ठ नेता से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बंगाल पुलिस भी सेंट्रल फोर्स के साथ मिलकर बम खोज रही है। ममता बनर्जी को इस पर खुश होना चाहिए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि सेंट्रल फोर्स और बंगाल पुलिस दोनों मिलकर लोगों को धमका रहे हैं। डर और धमकी के बीच आज अमित शाह ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव खत्म होने के बाद भी सेंट्रल फोर्स बंगाल में मौजूद रहेगी। हम आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। बीड़ी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, 7 दिन तक इस
सीआरपीएफ यही रहने वाली है। मित्रों, अमित शाह ने जो कहा इसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में चुनाव के बाद लगभग 1300 हिंसक घटनाएं हुई। अकेले मई के महीने में नतीजों के बाद 88 प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें 31 लोगों की मौत हुई। हिंसा के अधिकतर आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे। यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि चुनाव के बाद भी उनकी सुरक्षा होगी। मित्रों, बंगाल में इस तरीके का डर क्यों है? क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। बंगाल के 55 साल के हिंसक बम कल्चर का इतिहास इसे सत्यापित भी करता है। मित्रों, नेता चाहे बंगाल के हों या फिर महाराष्ट्र के, वो जो चाहते हैं, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वही उनका कार्यकर्ता भी करता है। बंगाल में ममता बनर्जी खुद भी धमकी देती हैं और उनके कार्यकर्ता भी ऐसा ही करते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। अब कांग्रेस के विधायक ने भी कुछ ऐसा ही किया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक हैं विजय वडेट्टीवार। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर क्या विवादित बयान दिया, उसे अब सुनना चाहिए। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे वहां चला तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी का रास्ते पर चल रहा है। मित्रों, हिंसा चाहे शाब्दिक हो या बमबाजी वाली हो, ये लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है। बमबाजी वाली हिंसा मतदाता के चुनने के अधिकार पर चोट पहुंचाती है, तो शाब्दिक हिंसा शुचिता वाली राजनीतिक संस्कृति को चोट पहुंचाती है। मित्रों, जनभावना का प्रतिबिंब कहे जाने वाले लोकतंत्र में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो राजनीतिक हिंसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्कूल में वैचारिक हिंसा। इस वैचारिक हिंसा में राजनीतिक सत्ता नहीं है, बल्कि आर्थिक सत्ता का विचार केंद्र है। मित्रों, हरदोई के एक प्राइवेट स्कूल में केजी में पढ़ने वाली बच्ची की मां को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। बच्ची ने स्कूल का कोई नियम नहीं तोड़ा था, अभिभावकों ने भी कोई गलती नहीं की थी। फर्क सिर्फ इतनी गलती हुई थी कि उन्होंने 4 कॉपियों वह बाहर के स्टेशनरी शॉप से खरीद ली थी। अब ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 4 कॉपियां बाहर के स्टेशनरी शॉप से खरीद ली थी। इस अपराध में बच्ची के माता पिता को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया। मित्रों, ये स्कूल के लालच की पराकाष्ठा है। यह विषय हर उस माता पिता से जुड़ा है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसलिए हमारा यह विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। 24 अप्रैल को नीलम वर्मा न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली अपनी बच्ची को लेने गई थी। केजी में पढ़ने वाली बच्ची को स्कूल से पिछले कई दिनों से होमवर्क नहीं मिल रहा था। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया था कि नई कॉपियां नहीं होने के कारण उसे होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। माता पिता ने बच्ची के लिए कॉपियां खरीदी थी। नीलम वर्मा ने स्कूल प्रबंधन से बात की। बताया गया कि उन्हें स्कूल से ही 4 कॉपियां खरीदनी होंगी। कीमत 1200 रुपए है। पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा से मिलने पहुंची। निवेदन किया कि कुछ समय बाद दिया जाए। इस निवेदन पर प्रिंसिपल मैडम भड़क गईं। सुनिए उन्होंने कैसे नीलम वर्मा के सामने शाब्दिक हिंसा की। मैं सुन रही, तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। 4 इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। हम इस तरीके You shut up! You shut up! Shut up! मैं बिल्कुल प्यार से You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे इनके, निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ इस तरह से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो जो हमने ये कोर्स खरीदा You shut up! मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता मैल्कम एक्स ने कहा है कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उसी का होता है जो आज इसकी तैयारी करता है। एक मां की बेबसी समझिए। वो अपनी बच्ची को भविष्य का पासपोर्ट दिलाना चाहती हैं, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पर अपमानित होने के लिए विवश है। वो एक शब्द भी बोलने की कोशिश करती हैं तो प्रिंसिपल मैडम अंग्रेजी में जोर जोर से यू शट अप कहकर उन्हें चुप करा देती हैं। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में प्रिंसिपल मैडम ने
10 बार यू शट अप कहा। उन्हें सिर्फ चुप नहीं कराया गया, बच्ची का नाम काटने की धमकी दी गई। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि परिवार ने 1200 की 4 कॉपियां स्कूल से नहीं खरीदी थी। मित्रों, ये लालच है। इस लालच पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात संवेदनहीन, कर्तव्यविहीन हो चुके समाज की, यानी आपकी हमारी बात कर लेते हैं। मित्रों, इस वीडियो में प्रिंसिपल और नीलम वर्मा के साथ ही दूसरे कई लोग भी दिख रहे हैं। न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल को 8वीं क्लास तक की मान्यता मिली है। स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी माता पिता ने नीलम वर्मा के साथ सार्वजनिक बदसलूकी पर एक शब्द नहीं बोला। आज जो नीलम वर्मा के साथ हुआ, कल किसी दूसरे पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन सब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि उन्हें पहले यह लगता है कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। दूसरा, उन्हें यह लगता है कि हम क्यों आवाज उठाएं। आवाज उठाने के लिए मीडिया है, सरकार है, सिस्टम है, वो आवाज उठाएंगे। मित्रों, रोजाना की बातचीत में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमें भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी नहीं चाहिए। हमें भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी चाहिए, लेकिन अपने घर पे नहीं चाहिए। ये वही प्रवृत्ति है। अमेरिका के प्रसिद्ध मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि हमारे जीवन का उस दिन अंत शुरू हो जाता है जब हम उन चीजों के बारे में चुप रहते हैं जो मायने रखती हैं। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी मुद्दा है, लेकिन यहां सब खामोश हैं। एक महिला से बदसलूकी हो रही है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी दूसरे बच्चे के माता पिता ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है आवाज उठाने के लिए मीडिया है, एक्शन लेने के लिए सिस्टम है, सरकार है, हम क्यों बोलें? मित्रों, संगठित लालच वाले नेटवर्क से कोई अकेले नहीं लड़ सकता। सिर्फ 4 कॉपियों की कीमत 1200 है। ये कॉपियां स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता ने खरीदी होंगी। आप भी इस लालच के शिकार हुए होंगे। आपकी इस चुप्पी की वजह से ही प्राइवेट स्कूल संचालक शाब्दिक हिंसा कर रहे हैं। आपकी चुप्पी की वजह से ही प्राइवेट स्कूल लूट का अड्डा बन गए हैं। स्कूलों की हिम्मत बढ़ गई है। स्कूल की लूट के सामने घुटने टेकने वालों को आज नीलम वर्मा की बात जरूर सुननी चाहिए। सुनिए वो अपने साथ हुई बदसलूकी पर क्या कह रही है। मैं वहाँ अपनी बेटी की कॉपियों की बात करने गई थी, सिर्फ 15 दिन की मोहलत मांगने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि ये जो कोर्स में कॉपी मैंने खरीदी है, आप उसमें जब तक वर्क कराइए। लेकिन मैम ने कहा नहीं, इसमें वर्क नहीं होगा। जो हमने कॉपी बनाई है, जो स्कूल में छपवाई गई है, वही आप लोगों को कॉपियां लेनी है, उसी में आप लोगों को वर्क मिलेगा। चाहे बच्चा आपका पढ़े या ना पढ़े, बैठा रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहने की कोशिश की कि सर मैम मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं, वो बाहर गए हुए, जब सैलरी आएगी तो उन्होंने लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी और बहुत बदतमीजी से बात की कि आप बहुत बदतमीज हैं, गवार हैं, फेंको इनके बच्चे सड़कों पे, फेंको सबके बच्चे सड़कों पे फेंको। महात्मा गांधी ने कहा है कि अन्याय को माफ करना और स्वीकार करना कायरता है, लेकिन आजकल न्याय और अन्याय की परिभाषा भी हर व्यक्ति अपनी सुविधा के मुताबिक तय कर रहा है। डीएनए मित्रों, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो नीलम वर्मा की शिकायत भी नहीं सुनी जाती। उन्हें मजबूरी में सिर झुकाकर पहले तो स्कूल से 1200 की 4 कॉपियां खरीदनी पड़ती, प्रिंसिपल मैडम से माफी मांगनी पड़ती, हो सकता है उन पर जुर्माना भी लगा दिया जाता। वो सब कुछ सहती क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची का भविष्य बनाना है। सोचिए अगर स्कूल बच्ची को बाहर कर देता तो क्या होता। नए स्कूल में दाखिला शायद ही मिलता, क्योंकि शहर के बड़े स्कूल की प्रिंसिपल से विवाद होने के बाद दूसरा स्कूल शायद ही नीलम वर्मा की बच्ची को दाखिला देता, और अगर कहीं एडमिशन मिलता भी तो बड़ी रकम लगती। सोचिए जो परिवार 1200 रुपए के लिए 15 दिन की मोहलत मांग रहा हो, वो दूसरे स्कूल के लिए मोटी फीस कहां से लाता। बच्ची का 1 साल बर्बाद हो जाता। अब सुनिए कैमरे पर नीलम वर्मा से बदसलूकी करने वाली प्रिंसिपल अपने बचाव में क्या कह रही है। कॉपी किताब कहाँ लेनी है, मेरा सीधा सेंटेंस है, ये बाजार की बात है, बाजार में जानिए। कोई यूनिफॉर्म के लिए कहता है, हम कहते हैं जहाँ दुनिया में कहीं भी स्कूल की यूनिफॉर्म मिल रही हो आप जाइए वहां से ले लीजिए। आपको नहीं बिल्कुल नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिली है। पेरेंट्स को बाध्य नहीं किया, बिल्कुल नहीं। यूनिफॉर्म बहुत सारे पेरेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने कंप्लेन की। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल किसने कहा होगा पता नहीं क्यों कहा है, लेकिन बिल्कुल झूठा है। सब झूठे हैं, एक यही सच्ची है। मित्रों, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि धन का अत्यधिक संचय अक्सर दूसरों के अधिकारों के हनन पर आधारित होता है। हरदोई के न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल में धन के अत्यधिक संचय वाले लालच से ही दूसरे के अधिकार का हनन हुआ है।
हमने आपको बताया कि नीलम वर्मा से बदसलूकी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 4 कॉपियों का सेट स्कूल से नहीं खरीदा। 4 कॉपियों के इस सेट की कीमत 1200 रुपए है। सोचिए 1200 रुपए में सिर्फ 4 कॉपियां, सिर्फ 4 कॉपियां, यानी एक कॉपी की कीमत अब आप समझिए कितनी है, 300 रुपए। आज हमने प्राइवेट स्कूल में स्टेशनरी में होने वाले बम्पर मुनाफाखोरी की जांच ग्राउंड पर की। हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक आंकड़ा दिखा देते हैं। मित्रों, देश में प्राइवेट स्कूलों का कुल सालाना कारोबार करीब 2,30,000 करोड़ रुपए का है। स्कूल स्टेशनरी मार्केट करीब 22,087 करोड़ रुपए का है। 22,087 करोड़ रुपए का। स्कूलों के कुल कारोबार में फीस, किताब, स्टेशनरी से मिलने वाला कमीशन और दूसरे तरीके से मिलने वाला पैसा भी शामिल है। मित्रों, अब इस आंकड़े को थोड़ा और सरल तरीके से समझ लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों की कुल कमाई में लगभग 60% हिस्सा फीस से आता है, यानी 100 रुपए की कमाई में 60 रुपए फीस से आते हैं। इसमें ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, एक्टिविटी फीस, ट्रांसपोर्ट फीस शामिल है। कमाई का दूसरा जरिया किताब और कॉपी बेचने से होने वाली इनकम है। यह करीब कुल आय का 20% है। स्कूल प्राइवेट पब्लिशर की किताब और अपने नाम से कॉपी बेचते हैं। इसमें 20 से 22% तक का मुनाफा होता है। स्कूलों की कमाई में करीब 8% हिस्सेदारी यूनिफॉर्म कमीशन से आती है, इसलिए हर साल स्कूल यूनिफॉर्म बदल देते हैं। इसके अलावा करीब 12% कमाई अन्य तरीकों जैसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फीस जैसी अन्य नाम पर यह पैसा लिया जाता है। समझिए, स्कूलों को होने वाले हर 100 रुपए की कमाई में 20 रुपए किताब और स्टेशनरी बेचने से आते हैं। स्कूल फीस के बाद यह कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है। अब नीलम वर्मा ने 4 कॉपियां स्कूल से नहीं खरीदकर बाहर से खरीद ली थी। मैडम के गुस्से की वजह यही थी, उनकी कमाई से कुछ रुपए कम हो गए। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने कहा है कि जहां भी बड़े व्यापारी मिलते हैं, वहां आम जनता के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर होती है। यह साजिश मुनाफे के लिए होती है। प्रिंसिपल मैडम के गुस्से की तीव्रता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुनाफे की साजिश कितनी बड़ी होगी। मित्रों, स्कूल 4 कॉपी का सेट 1200 रुपए का बेच रहा है, यानी एक कॉपी 300 रुपए की। हमारी संवाददाता आज एक स्टेशनरी प्रिंटर के पास पहुंची। प्रिंटर ने हमें बताया कि कॉपी 30 से 40 रुपए में मिल जाएगी। इस तरीके की जो कॉपी है, ये 300 रुपए में ये कॉपी जो है वो बेची जा रही थी। स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को बाध्य किया गया था कि इस कॉपी को 300 रुपए में आपको खरीदनी है। अभी दिखा दूं कि इस कॉपी में खास क्या है। ये देखिए, ये पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद अंदर जो है वो इस तरीके के पेजेस है, उसमें जो है वो चीजें जो है वो लिखी गई हैं। अब इस तरीके की कॉपियों की कॉस्टिंग क्या होगी? भैया ये बताइए, जो कॉपी हमने आपको दिखाई, इस कॉपी की कॉस्टिंग कितनी आएगी? अगर हम इसको ऐसी सेम कॉपी छपवाते हैं तो कितनी कॉस्टिंग? 30 से 35 रुपए के आसपास। 30-35 रुपए मात्र? हाँ, अगर 30-35 से अगर बहुत अच्छा पेपर यूज किया जाता है तो 40 रुपए तक आ जाती है। तो ये सेम ऐसी कॉपी छप जाएगी? ये तो मैम मतलब जो हमने दिखाई वो सेम ऐसी दिख जाएगी? हाँ, लगभग हो जाएगी। लगभग 30 रुपए की कॉपी, 30 रुपए की कॉपी 300 रुपए में बेची जा रही है। समझ रहे हैं आप? हर एक कॉपी पर 270 रुपए का बम्पर मुनाफा है। अब सोचिए, प्रिंसिपल मैडम का गुस्सा इतना तेज क्यों था? मित्रों, ये लालच की पराकाष्ठा है, ये कमीशन वाला गुस्सा है। सोचिए, अभिभावक ने अगर बाहर से कॉपी खरीद ली तो प्रिंसिपल मैडम को 1080 रुपए का नुकसान हो गया। स्कूल भी इन्हीं का है, इसलिए इन्हें गुस्सा इतना तेज आया। लेकिन अब प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई भी होगी। हो सकता है स्कूल पर जुर्माना लगा दिया जाए। प्रिंसिपल मैडम को प्रशासन नोटिस थमा दे, ये माफी भी मांग लें। लेकिन सच तो यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे इस स्कूल में साल भर कमीशन खोरी वाली किताब कॉपी से ही पढ़ाई करेंगे। किताब कॉपी बेचकर स्कूल ने जो कमाई कर ली है, प्रशासन का एक्शन अभिभावकों को कमीशन खोरी वाली किताब कॉपी के पैसे वापस नहीं करा पाएगा। और ये गारंटी है, आप देख लीजिएगा। जिन लोगों ने 30 रुपए वाली कॉपी 300 रुपए में खरीदी है, 2000 के आसपास बच्चे हैं, वो सब के सब ऐसे ही पढ़ेंगे। प्रशासन भी क्या काम करेगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा नोटिस दे देगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कराया जाएगा। स्कूल पर कार्रवाई हो जाए तब भी अगले साल ये कमीशनखोरी वाला सिस्टम जारी रहेगा। ऐसे में पेरेंट्स से मुनाफाखोरी और लूट होती रहेगी। मित्रों, 1 अप्रैल को हमने स्कूलों में किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के नाम पर होने वाली लूट को एक्सपोज किया था।
तब से पीड़ित अभिभावक हमें सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। सोचिए 26 दिन बाद भी हरदोई में माता पिता से लूट हो रही है और ना जाने कितने शहरों में ऐसी लूट हो रही होगी। अफसोस यह है कि जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। इस लूट के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। आप हमें सोशल मीडिया पर टैग कर अपनी आपबीती बता सकते हैं। हम इस संगठित लालच और लूट के खिलाफ अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। मित्रों, सच तो यह है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों अभिभावकों की स्थिति नीलम वर्मा जैसी ही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और मुनाफाखोरी के सामने ज्यादातर अभिभावक असहाय हैं, लाचार हैं। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि गरीबों और कमजोरों की आवाज को अनसुना करना सबसे बड़ा अन्याय है। हरदोई में कॉपी खरीदने के लिए एक मां से बदसलूकी हुई तो हरदोई से 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी में इलाज के लिए आए आम आदमी के परिवार से बदसलूकी। आप मेरी बाईं तरफ एक महिला को एम्बुलेंस साफ करते हुए देख रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये मरीज की तीमारदार हैं। इस शर्मनाक तस्वीर की कहानी भी सुन लीजिए। हादसे में घायल राहुल बर्मन को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। जब राहुल को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने उल्टी कर दी। इसके बाद एम्बुलेंस स्टाफ ने मरीज के घर वालों से एम्बुलेंस की सफाई कराई। सोचिए, मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है लेकिन घर वालों से एम्बुलेंस साफ करवाई जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं, आपको बोलना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। हरदोई और कटनी में जो घटनाएं हुई उसका वीडियो है, इसलिए कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर वीडियो नहीं होता, आप चुप रह गए, तो आप भी इस बदसलूकी और अन्याय का शिकार होंगे। मित्रों, 25 अप्रैल को शनिवार की रात डीएनए में हमने आम आदमी के जीवन और जेब से जुड़ा एक जरूरी विश्लेषण किया था। हमने आपको दिखाया था कि कैसे देश में मेडिकल उपकरणों के नाम पर मरीजों के साथ डकैती की जा रही है। हमने दिखाया था कैसे मेडिकल उपकरणों के नाम पर मजबूर मरीजों की जेब काटी जा रही है। अब हम इसी विश्लेषण की अगली कड़ी में हेल्थ इंश्योरेंस की हकीकत का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद मरीजों से पैसे कैसे वसूले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे शनिवार के विश्लेषण का एक छोटा सा हिस्सा देखना चाहिए ताकि आप आगे की कड़ी को जोड़ पाएं। सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर डाले जाने वाले या जीवन रक्षा के लिए जरूरी बड़े उपकरणों का खर्च अधिकांश इंश्योरेंस पॉलिसियां कवर करती हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने आपको बताया था, ये जो सिरिंज हमने आपको दिखाई थी, ये रुई, टांके, इन जैसी चीजों को बीमा की भाषा में कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। पारंपरिक या पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसियों में इन्हें नॉन मेडिकल खर्च मान करके कवर नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में बीमा नियामक IRDAI के निर्देशों के बाद अब कई कंपनियां उपकरणों पर उपभोक्ता को चिकित्सीय सुरक्षा देने के अलग से चार्ज करती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने इंश्योरेंस में इसे जोड़ रखा है तो यह खर्च बच जाता है, लेकिन अगर यह मिस हो गया तो यह बिल जेब से भरना पड़ता है। मित्रों, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, लेकिन बीमारी का फायदा उठाकर मरीजों के साथ डकैती की जा रही है। डकैती की जा रही है, ऐसी डकैती की मरीज का परिवार कई बार कर्ज के बोझ तले दब जाता है। लेकिन जरूरत है मेडिकल उपकरणों की कीमत पर अब लगाम लगाने की, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति इलाज की आड़ में भारी कीमत चुकाने के जाल में फंसा रहेगा। डीएनए मित्रों, हमने आपको बताया था कि मेडिकल इंश्योरेंस यानी बीमा होने के बावजूद मेडिकल खर्च का एक बड़ा हिस्सा मरीज को अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। मित्रों, आम आदमी तो हर साल अपनी गाड़ी कमाई से 15 से 20 हजार रुपए का प्रीमियम ये सोचकर भरता है कि मुसीबत के वक्त, बीमारी के वक्त यही इंश्योरेंस उनके काम आएगा। इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल का पूरा बिल भर देंगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम इस सवाल का जवाब सटीक सरकारी आंकड़ों के जरिए देने वाले हैं। आज हम कथित कैशलेस बीमा की असलियत आपके सामने लाने वाले हैं। NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मेडिकल खर्च पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इंश्योरेंस के नाम पर देश में क्या खेल चल रहा है, उसे बहुत ही गौर से देखने और समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंश्योरेंस कवरेज का दायरा बड़ा है। आज ग्रामीण इलाकों में लगभग 47% और शहरी इलाकों में 44% आबादी के पास किसी न किसी तरीके का स्वास्थ्य बीमा है। यानी देश की करीब करीब आधी आबादी के पास सरकारी या प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि देश की करीब आधी आबादी के पास बीमा तो है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर अपनी जेब से ही पैसा भरना पड़ रहा है। NSO के आंकड़े बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने पर ग्रामीण इलाकों में औसतन 31,000 रुपए मरीज को खुद भरने पड़ रहे हैं। ये कुल मेडिकल खर्च का औसतन 95% है। यानी मरीज के इलाज में अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 95 रुपए उसे खुद ही देने पड़ रहे हैं।
यह खर्च तब है जब उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। शहरों में यही आंकड़ा 39,000 रुपए है, जो कुल मेडिकल खर्च का औसतन 83% है। मित्रों, इस रिपोर्ट में एक और आंकड़ा है जिससे स्थिति और ज्यादा साफ हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर मरीज को जेब से मात्र 6,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं अगर प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो मरीज को 50,000 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने प्राइवेट कंपनी से बीमा करवाया और बीमार होने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, उसे इलाज के बाद अपनी जेब से 50,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट बीमा कंपनियों पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह कि प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट बीमा कंपनियों ने मरीजों को लूटने के लिए क्या कोई सांठ-गांठ कर रखी है? मित्रों, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था, पूंजीवाद में सब कुछ मुनाफे के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें इंसान और उसकी इंसानियत की कोई कीमत नहीं रह जाती है। ये मित्रों, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने मुनाफे के लिए इंसानियत को ताक पर रखकर इंश्योरेंस कवरेज का भ्रमजाल फैला दिया है। जब एजेंट आपको मेडिकल पॉलिसी बेचता है तो वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है और टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्तों के नाम पर आपसे जो चीजें छिपाई जाती हैं वो अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचने के बाद में समझ में आती है। सबसे पहली चीज होती है कंज्यूमेबल्स। अस्पताल के कुल बिल का 15 से 20% हिस्सा सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन, पीपीई किट, मास्क और एडमिशन किट जैसी चीजों का होता है। इन्हें नॉन पेबल आइटम्स कहकर इंश्योरेंस कंपनियां खारिज कर देती हैं और अस्पताल से यह पैसा आपसे वसूला जाता है। मेडिकल उपकरणों के नाम पर कैसे लूट होती है, इसका खुलासा हमने शनिवार को डीएनए में किया था। हमारा यह विश्लेषण आप YouTube या हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मित्रों, रूम रेंट कैपिंग के नाम पर भी इंश्योरेंस कंपनियां मरीज को भ्रम में डालती हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में कमरे का किराया 2,000 रुपए प्रतिदिन तय है। अस्पताल में आपको 4,000 रुपए का कमरा मिलता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से देंगे, लेकिन कमरा अपग्रेड होते ही डॉक्टर की फीस, सर्जरी का खर्च और टेस्ट का खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और यह सारा बढ़ा हुआ हिडन चार्ज आपकी जेब से काटा जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में को पेमेंट का एक बड़ा मायाजाल होता है। कई पॉलिसियों में यह शर्त छिपी होती है कि बिल का 10% या 20% हिस्सा मरीज को ही देना होगा। इसके अलावा अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटिव और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी मरीज के मत्थे ही मर दिए जाते हैं। यानी मित्रों, इंश्योरेंस कंपनियों का मायाजाल इतना गहरा है कि बीमारी जितनी गंभीर और लंबी चलने वाली होती है, इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच उतना ही कमजोर होता है। एक अनुमान के मुताबिक कैंसर के इलाज में कुल खर्च का लगभग 60% से 75% हिस्सा मरीज की जेब से खर्च होता है। हृदय रोग में कुल खर्च का 30% से 40% बोझ मरीज के ऊपर आता है। किडनी संबंधित बीमारियों में कुल खर्च का 80% हिस्सा मरीज को अपनी जेब से भरना पड़ता है। डेंगू, मलेरिया, कोविड जैसे संक्रामक रोगों से भी मरीज को करीब 50% खर्च अपनी जेब से ही भरना होता है, तब जबकि वो प्रीमियम यानी मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम अपनी जेब से भर चुका होता है। यानी आम आदमी इलाज में अपनी जमा पूंजी गवा देता है। इलाज का खर्च कई बार इतना होता है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, किसानों के खेत बिक जाते हैं। इंश्योरेंस होने के बावजूद उन्हें लोन लेना पड़ जाता है। ऐसे में जरूरत है बीमा के इस मायाजाल को तोड़ने की। आज भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण को भी देखना चाहिए। फ्रांस में कुल मेडिकल खर्च का 91% हिस्सा या तो सरकार भरती है या ये खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उठाती हैं। मरीज की जेब पर कुल खर्च का सिर्फ 9% हिस्सा आता है। जर्मनी में मरीज को कुल खर्च का सिर्फ 11% हिस्सा अपनी जेब से भरना पड़ता है। जापान में भी इलाज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च मात्र 13% ही है। ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस इलाज का ज्यादातर खर्च उठाते हैं। मरीज को महज 16% हिस्सा ही अपनी जेब से भरना पड़ता है। फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश ये साबित करते हैं कि अगर व्यवस्था सही हो तो मरीज को अस्पताल में सिर्फ अपनी बीमारी से लड़ना पड़ता है, सिस्टम से नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं। लेकिन हमारे देश में मरीज बीमारी से कम और अस्पताल के भारी भरकम बिलों और इंश्योरेंस कंपनियों के रिजेक्शन से ज्यादा लड़ रहा है। जरूरत है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर और इस पर सख्त नियम बनाने की, ताकि कंज्यूमेबल्स और रूम रेंट जो कैपिंग है उसके नाम पर आम आदमी की जेब काटना बंद किया जाए। मित्रों, ये लूट कैसे हो रही है, हम आने वाले दिनों में इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। और आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो हमसे कह रहे थे कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। आज से हमने मरीजों के साथ हेल्थ इंश्योरेंस के धोखे को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। आप भी हमारे इस अभियान से जुड़िए। #हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम पर अपनी राय दीजिए। मोबाइल नंबर 931040
97453 पर आप हमें अपना संदेश भेजें। आपके पास अगर अस्पताल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े कोई वीडियो या ऑडियो सबूत हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा एक्स का जो हैंडल है वो भी आ रहा है, आप चाहें तो उस पर भी टैग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप जब इन सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे तभी व्यवस्था ठीक होनी शुरू होगी। ये बहुत आसान होता है बार बार किसी भी बात पे कह देना। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक आप खुद अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं समझेंगे तब तक ये लूट करने वाले, मुनाफाखोरी कमाने वाले लोगों पर लगाम लगानी मुश्किल है। मित्रों, शनिवार को हमने इसी तरह मेडिकल उपकरणों पर 3000% तक की मुनाफाखोरी को एक्सपोज किया था। 7 रुपए के कैनुला को कैसे 200 रुपए में, 22 रुपए के मास्क को कैसे 580 रुपए में और टांका लगाने वाले 700 रुपए के धागे को कैसे 12,500 रुपए में बेचा जा रहा है। हमने इसका खुलासा किया था। हमारे इस खुलासे के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने इसका संज्ञान लिया और इस मुनाफाखोरी पर पूर्ण विराम लगाने का आश्वासन दिया। कंपनी के MRP से बहुत ज्यादा दामों में बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से, और दूसरा जब आपके संज्ञान में आया तो मैं महानिदेशक को अभी निर्देश दे दूंगा कि जाकर के इससे तो जाके देखें और इसको काउंटर चेक करें, और ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। यदि कोई मेडिकल दवाओं और इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में कर रहा है और अगर ये बात अनजाने में हो रही है तो अलग बात है। यदि ये व्यवस्था के तहत हो रही है, मिली भगत के तहत हो रही है, तो फिर ये व्यवस्थित ढंग से लोगों को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के एक अत्यंत निंदनीय अपराध के समान है। तो डीएनए मित्रों, मैंने आपसे कहा था मेरा एक्स हैंडल है, आप उस पर जाकर के टैग करके भी अपनी जो भी आपके साथ हुआ है उसको बता सकते हैं। और अभी अभी एक सज्जन है, उन्होंने टैग करके लिखा है कि कितना पैसा मिला है ये खबर दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, आप जो कहें कहते रहिए, आप हम पर इसी तरीके से आरोप लगाते रहिए, लेकिन आम आदमी के लिए हम ये आवाज उठाते रहेंगे। मित्रों, अस्पतालों में पैसा कमाने वाले इस खेल के बाद अब हम आपको आतंक से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। हमारे अगले विश्लेषण का ताल्लुक कश्मीर से है, जहां आज एक बड़े मदरसे को बंद कर दिया गया। मित्रों, कश्मीर के शोपिया में 47 साल पुराने जामिया सिराज उलूम को आज सील किया गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई UAPA यानी आतंक रोधी नियम के तहत की। प्रशासन के मुताबिक मदरसे की फंडिंग और खर्च में बड़ा फर्क पाया गया, जो टेरर फंडिंग का संकेत देता है। प्रशासन का भी यह दावा है कि इस मदरसे का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से है। यह भी मदरसे को सील करने के पीछे एक बड़ी वजह है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर शोपिया के इसी मदरसे की तस्वीर देख रहे हैं। कभी इस मदरसे में 600 से लेकर 800 तक छात्र पढ़ते थे, लेकिन आज मदरसे पर सील का पोस्टर लगा हुआ है और बाहर सिर्फ सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। डीएनए मित्रों, मदरसे पर कार्रवाई टेरर फंडिंग के शक में की गई, लेकिन कश्मीर में बैठे प्रोपेगेंडा लॉबी ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना लिया। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्ला आगा मेहदी ने मदरसे पर कार्रवाई के विरोध में एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया। मित्रों, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मेहदी ने लिखा, जिस मदरसे को बंद किया गया वहां 800 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इस मदरसे से डॉक्टर, विद्वान और अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स निकले थे। इस तरीके की कार्रवाई करके कश्मीरियों से उनका हक छीना जा रहा है। मित्रों, कश्मीरियों से हक छीनना एक ऐसा जुमला बन गया है जिसे कश्मीर के एक कथित ठेकेदार कहीं भी चिपका देते हैं। अगर बात इस मदरसे यानी जामिया सिराज उल उलूम की करें तो यहां से कौन कौन निकला वो देखना भी जरूरी है। मित्रों, इस मदरसे का सबसे कुख्यात छात्र था सज्जाद अहमद बट। ये नाम आपने सुना आपको लग रहा होगा। सज्जाद अहमद बट वही आतंकी है जिसने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस कायराना आतंकी हमले में CRPF के 40 बहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी। जब पुलवामा हमले के बाद जांच की गई तो इस मदरसे के प्रबंधन ने खुद कबूला था कि मदरसे में पढ़ चुके 11 छात्र आतंकी बने, जिनमें PhD आतंकी कहे जाने वाला मोहम्मद शफी बट और कुख्यात आदिल अहमद शामिल था। ये सभी अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए। खास बात यह कि इस मदरसे के अधिकतर छात्र पाकिस्तानी आतंकी गुट यानी लश्कर और जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इसी वजह से जामिया सिराज उल उलूम एजेंसियों की टारगेट पर आया और अब इस पर कार्रवाई की गई। मित्रों, इस मदरसे से न सिर्फ आतंकी बल्कि OGW यानी आतंकवादियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर भी निकले। 2020 में जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपिया से 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए, तब पूछताछ में पता चला कि ये तीनों जमाते इस्लामी से जुड़े थे और शोपिया के इसी मदरसे से पढ़कर निकले थे। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि इस मदरसे के उस्ताद यानी कथित शिक्षक भी आतंकवादी बन चुके हैं।
मित्रों, शोपिया के इसी मदरसे में शौकत अहमद शेख पढ़ाता था। शौकत अहमद लश्कर से जुड़ा था और वो लश्कर के लिए आतंकवादियों की भर्ती का काम देखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक शौकत ने 20 से ज्यादा छात्रों का ब्रेन वॉश किया। जांच पूरी होने के बाद शौकत को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। पढ़ाने वाला भी आतंकी और पढ़ने वाला भी आतंकी। मित्रों, अब भी अगर कोई शख्स इस मदरसे से डॉक्टर और विद्वानों को जोड़ता है तो इतना ही कहा जा सकता है कि या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है या फिर प्रोपोगेंडा कर रहा है। डीएनए में अब आज का संदेश। आज की डिजिटल दुनिया में अनलिमिटेड डेटा पैक होने से कुछ नहीं होता जब तक कि आपकी लाइफ में संस्कार पैक एक्टिव ना हो, क्योंकि डेटा बढ़ाना तो आसान है, पर संस्कारों का नेटवर्क स्ट्रांग रखना आज की सबसे बड़ी स्किल है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है। ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।